बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत से होंगे। आमतौर पर हमारी बात शोबा हिफ्ज़ व गिरदान से मुताल्लिक़ होती है, लेकिन आज इंशाअल्लाह हम शोबा नाज़रा और क़ायदा से मुताल्लिक़ बात करेंगे कि शोबा नाज़रा और क़ायदा में बच्चों की तादाद कितनी होनी चाहिए जिसके ज़रिए से हम इन बच्चों को आसानी के साथ पढ़ा सकें। वैसे अगर आपने देखा हो तो जो दौर गुज़र रहा है इसमें अगर एक क्लास में 30 से 35 बच्चों की तादाद हो तो इसी को हम काफ़ी समझते हैं। इससे ज़्यादा तादाद अगर हम एक क्लास को देते हैं तो फिर असातिज़ा गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि हम इससे ज़्यादा बच्चों को मायारी तौर पर नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अगर हम देखें पिछले सालों में 10 साल 15 साल पहले तो एक उस्ताद शोबा नाज़रा और क़ायदा के बच्चों को जो पढ़ाता था उनकी तादाद होती थी 70-80 बच्चों को भी वो पढ़ा लिया करता था। और यही चीज़ें क़ायदा नाज़रा और फिर हिज्जे रवा ये सारी चीज़ें उनकी ठीक हुआ करती थी। उसकी मेन वजह यह है कि हमारा जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो ठीक नहीं है। सबसे पहले मैं वो तरीका समझा देता हूँ जो आम तौर पर राइज है, जिसके ज़रिए से हमें दुश्वारी पेश आती है। वो ये है कि हम क्लास को लगा देते हैं जिस तरीके से आम तौर पर क्लास लगती है, और फिर उस्ताद का तरीक़ाकार ये होता है कि वो सबकन एक बच्चे का सबक शुरू करता है, एक बच्चे को बुलाता है, फिर दूसरे को बुलाता है, फिर तीसरे को। इस तरीके से ये 30 से 35 बच्चों का सबक सुनता है और फिर उनको आगे सबक देता है। अब एक बच्चे का इनफरादी सबक सुनना, उनको फिर आगे सबक देना, कोई बच्चा कमज़ोर है उसके साथ बार बार सबक दोहराना, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरी इसमें ये गलती पेश आती है कि अगर आप एक दो बच्चों को सबक पढ़ा रहे हों या सुन रहे हों तो बाकी बच्चों का आपको पता नहीं होता, जिसमें 1.5 घंटा भी लग सकता है सबक सुनने और उनको आगे सबक देने में, तो वो बच्चे बैठकर पीछे बातें कर रहे होते। फिर तीसरा नुकसान हमें ये उठाना पड़ता है, बस औक़ात अगर इंतज़ामिया के किसी फ़र्द को आना है या मुहतमिम साहब को आना है या इसी तरीके से कोई बाहर का बंदा आए तो बच्चे चूँकि वो छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, वो अपनी जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर मुंतज़िमीन को या बाहर किसी आने वाले बंदे को ये शिकायत होती है कि उस्ताद बच्चों के साथ खेल रहा है। हालांकि बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन आमतौर पर यही कहा जाता है कि ये उस्ताद बच्चों के साथ खेल रहा है या इस क्लास के बच्चे खेलते हैं अक्सर। तो इसके लिए जो तरीका मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह आप उसको आज़माएँ अपनी क्लासों में, और अगर कोई इस तरीके पर शुरू से अमल कर रहा है तो वो भी हमें ज़रूर बताए कि क्या तरीका है उनका और इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि एक सफ़ा उठाना है और उस सफ़े पर आपने अपनी क्लास के बच्चों की तादाद लिख लेनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में बच्चे हैं 35, तो आपने इन 35 बच्चों की तादाद लिख लेनी है। फिर इन 35 बच्चों में से आपने जितने ग्रुप्स बनाने हैं, जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे आपके लिए उतनी ही आसानी होगी। अब हम ऐसा ले लेते हैं कि 35 बच्चों के लिए हम 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अब हमने जब ग्रुप बनाया तो इस ग्रुप के बच्चों को इनफरादी तौर पर हमने अपने साथ लिख लेना है। मिसाल के तौर पर ज़ैद, अमर, बकर, उस्मान, अली, इस तरीके से 5 बच्चों का हमने नाम लिख लिया और ऊपर इनके निगरान का भी नाम लिख लेना है। अब हमने जो है निगरान भी मुकर्रर करने हैं इन्हीं 35 बच्चों में से, और जिस ग्रुप को हम तैयार करेंगे तो इनका जो निगरान होगा, जो मॉनिटर होगा, जो इनको सबक याद कराएगा, चाहिए तो ये है, बेहतर यही है कि इसी ग्रुप में से आप एक लड़का चुनें। लाजमी बात है 7 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो उसमें 1-2 तो काबिल होंगे, तो आपने इन्हीं में से एक बच्चा चुन लेना है, मुंतखब कर लेना है कि ये बच्चा निगरान होगा। इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में से, तीसरे में से, चौथे में से, 5वें, 6ठे, 7वें जितने ग्रुप हो उनमें से एक एक बच्चा आपने चुन लेना है कि आपने अपने इन बच्चों को सबक याद कराना है। अब आपने नाम भी चुन लिए, निगरान भी चुन लिया है, अब अगला काम हमने क्या करना है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ ज़रूर बताऊँगा कि अगर मिसाल के तौर पर आपको इन्हीं ग्रुप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलता जो न पढ़ा सके इन बच्चों को, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके अलावा ऐसा बच्चा जो इनसे सबक में आगे हो उसको भी आप लगा सकते हैं। उसमें भी जो है मैं तरीका बता दूंगा।
अच्छा, अब इस ग्रुप में से जो बच्चा इनका निगरान मुकर्रर हुआ है, उसमें फ़ायदा ये है कि जब ये बच्चों को सबक याद कराएगा तो ख़ुद भी इसका सबक मजबूत होता जाएगा बनिस्बत दूसरे तरीके के कि अगर हम किसी अलग ग्रुप से या कोई अलग सा बच्चा जो इनसे आगे चल रहा है उसको मुकर्रर करते हैं, तो चूँकि उसका वो सबक नहीं होगा, उसको फिर आगे अपने सबक को याद करने के हवाले से टाइम कम मिलेगा। अब जब हमारा ये मरहला मुकम्मल हो गया है, अगले मरहले में हमने इन जो ग्रुप के बच्चे हैं इनको लाकर आगे बिठाना है और इनको समझाना भी है। और जो बच्चों को हमने सबक दिया है, ये लाजमी बात है इसी ग्रुप में से होंगे, और ये है कि हर ग्रुप का अलग अलग सबक होगा, एक जैसे बच्चे क्लास में नहीं होते हैं। ग्रुप बनाते वक्त आप इस चीज़ का लिहाज ज़रूर रखें कि जो आप ग्रुप बना रहे हैं वो एक ही जगह के हो, मतलब उनका सबक एक ही चल रहा हो। अगर एक बच्चे की तख्ती है 3, 4 में, 5 में, तो इनकी ऐसी तरतीब बनाएं कि अगले वाले बच्चों को थोड़ा सा पीछे ले आए, पीछे वाले को खैर उसी जगह पर रखें। इस तरतीब से आपने ग्रुप बनाने हैं। अच्छा, अब आपने बच्चों को लाकर आगे सामने बिठा दिया है, इनको सबक देना है, सबक याद करवाना है आपने। मिसाल के तौर पर एक बच्चे का सबक है अबदन, आपने इनको पढ़ाना है कि हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल दो ज़बर दन, इस तरीके से पढ़ाना है और उसका मखरज भी बताना है। ठीक तरीके से आपने उसको मजबूत बनाना है ताकि ये फिर आगे अपने ग्रुप को सबक दे सके। इसी तरीके से फिर दूसरे वाले ग्रुप के बच्चे को, तीसरे वाले ग्रुप के बच्चों को, अब इनका सबक मजबूत हो गया। अब इनको आपने ये समझाना है, जो इंतहाई अहम बात है वो ये है कि अगर ये इस ग्रुप वालों को आपने ये बात नहीं समझाई तो फिर इस ग्रुप का फ़ायदा हमें नहीं होगा। वो ये है कि आपने ग्रुप के बच्चों को सामने बिठाना है, ठीक है। 5 बच्चों को आपने बिठा दिया है, अब सीधी तरफ से आपने एक बच्चे का सबक लेना है। उससे पहले आपने सुन लेना है, 1-2 बार सुन लेना है कि वो बच्चा सबक को पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। अगर कमज़ोर बच्चा होगा, लाजमी बात है वो नहीं पढ़ सकेगा। आपने उस बच्चों को सबक देना है और समझाना है। शुरू में 1-2 मरतबा आपने लाजमी समझाना है, बग़ैर समझाए आप पढ़ाएंगे उसको समझ में नहीं आएगा, वो पढ़ेगा लेकिन आगे उसको फ़ायदा नहीं होगा। आपने समझाना है। मिसाल के तौर पर नाज़िर का बच्चा है, उलैइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, इसमें 1-2 चीज़ें आपने बता देनी है कि दाल यहाँ से पढ़ना है, मद को इतना खींचना है, गुन्ने को इस तरीके से करना है, ये चीज़ आपने उसको दे देनी है। अब इसको आपने समझा दिया है, सबक दे दिया है, इसका काम मुकम्मल हो गया। अब ये अपनी जगह मतलब ये है कि इसी ग्रुप में बैठकर ये ना हो कि ये बच्चा खामोश हो। आपने दूसरे बच्चों को लेना है और इस बच्चे को आपने कहना है कि आपने अपना सबक याद करते रहना है। फिर दूसरे बच्चे को आपने सबक देना है, उसको भी इस तरीके से समझाना है। फिर तीसरे को, फिर चौथे, फिर 5वें, फिर 6ठे, 7वें, 8वें, इस तरीके से जितने बच्चे हों। लेकिन आपने जो मैं ज़रूरी बात समझता हूँ वो ये है कि आपने हर बच्चे को सबक देने के बाद दूसरा जो पिछला बच्चा है वो पढ़ता रहेगा, तीसरा फिर पढ़ता रहेगा, आप चौथे को देना है। ये पूरा ग्रुप इस तरीके से अपना सबक दोहराता रहेगा और आप आखिरी के बच्चे तक पहुँच जाएंगे। फिर अगली आयत देनी है या अगला लफ्ज़ देना है, अगला हर्फ आपने बच्चे को देना है और इसी तरतीब से इस ग्रुप को आपने चलाना है। अब वक़्त के साथ साथ इनका ये सबक भी दोहराते रहेंगे। अबदन दोहरा लिया, बार बार वो पढ़ेगा, फिर इस तरीके से फिर अगली बार आएगी अहदुन, इस तरीके से इसका सबक इसको इसी वक्त आधे घंटे के अंदर इसको याद हो जाएगा। ये तो था आज के दिन का काम। अच्छा, इसमें ये भी कर सकता है उस्ताद कि एक ग्रुप वाले को आप देख रहे हो कि वो पढ़ रहा है, उसमें से किसी बच्चे को आप खड़ा करके पूछ सकते हैं, दूर बिठाया होगा, लाजमी बात है आपने उससे पूछ सकते हैं कि हाँ चले आप खड़े होकर आप अपना सबक दोहराएं। वो वहीं से खड़े होकर अपना सबक दोहराएगा, जिसमें ये भी फ़ायदा होगा कि दूर से पढ़ने की उसको आदत होगी, बुलंद आवाज़ से उसको पढ़ने की आदत होगी। अच्छा, ग्रुप में आप ये बात ज़हन में रखें, ग्रुप को आप करीब ना बिठाएं, कम से कम 2 फीट का फासला हो, दूर बिठाएं ताकि उनको बुलंद आवाज़ से पढ़ने की आदत भी हो जाए। तो ये तो था आज का सबक जो आपने इनको दिया और बच्चों को जो इनकी निगरान है उनको आपने काम दे दिया कि इस तरीके से आपने याद करवाना है। अब आने वाले कल को आपने सबक सुनना किस तरीके से है, ग्रुप वालों का सबक किस तरीके से सुनना है, इन बच्चों का आपने सबक किस तरीके से सुनना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो ग्रुप के निगरान हैं आपने उनको बुला लेना है और उनसे आपने सबक सुन लेना है, ठीक है। आपने सबक सुन लिया और इनको याद भी था,
بالفرض اگر ان کو یاد نہیں ہوا تو آپ نے ان سبق 2-3 مرتبہ ان کے ساتھ دہرا لینا ہے، لیکن یقیناً انشاءاللہ ان کو یاد ہوگا، چونکہ انہوں نے بار بار پڑھایا ہے تو ان کو مضبوط ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی غلطی آتی ہے اب ان کی نشاندہی کر دیں کہ یہ حرف یا لفظ اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے ہے۔ اب آپ نے ان کا سبق سن لیا، یاد کا سبق، ان کو آپ نے آگے سبق دے دیا ہے، اسی وقت آگے سبق دینا ہے، چونکہ یہ پھر بچے جائیں گے اگر اپنے گروپس کے بچوں کے پاس جائیں گے، ان کو پڑھانا ہے۔ ان کو آپ نے سبق دے دیا ہے، اس میں آپ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم لگے گا، آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگ جائیں گے۔ جب آپ نے سبق ان کو دے دیا ہے، سب بچوں کا سن کے، گروپ کے جو بڑے ہیں نگران ہیں ان کا سن کے آپ نے سبق دے دیا ہے، اب جو بھی بچہ فارغ ہوتا رہے گا نگران، اس کو آپ نے اپنے گروپ کے ساتھ لگا لینا ہے۔ گروپ چونکہ پہلے سے تیار بیٹھا ہوگا دائرے کی شکل میں، تو یہ جائے گا اور اپنی کارروائی، اپنا کام شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو پرانا سبق ہے وہ چلتا رہے گا ان کا۔ آپ نے ان بچوں کو فارغ کر دیا، اب یہ نگران آپ کے پاس، یہ جو گروپ کے بچے ہیں آپ نے ایک ایک گروپ کو بلا لینا ہے، چونکہ آپ نے گروپ کو نام دیے ہوں گے، گروپ نمبر 1، گروپ نمبر 2، گروپ نمبر 3، 4، 5، اس طریقے سے آپ نے نام دیے ہوں گے۔ جب ایک بچہ فارغ ہوا اپنے گروپ کے پاس گیا، آپ نے گروپ والوں کو بلانا ہے، تمام بچوں کو بلانا ہے اور اپنے سامنے بٹھانا ہے اور شروع کرنا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 جتنے بچے ہو آپ نے ان سب بچوں کا سبق سننا ہے۔ جب ایک بچہ پڑھے گا دوسرا بچہ سن رہا ہوگا، اس کا الگ فائدہ ہوگا۔ ایک بچہ پڑھ رہا ہے، سارے بچے سن رہے ہیں، اس بچے کی جھجک ختم ہوگی۔ ایک بچہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے استاذ کے سامنے تو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے اس گروپ کا سن کے اور ان کو 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے سب گروپ والوں کو، چونکہ ایک ساتھ ان کا سبق ہوگا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اچھی طریقے سے آپ نے ان کو خوب پڑھا دینا ہے۔ 5 منٹ لگتے ہیں، 6 منٹ لگتے ہیں، 8 10 منٹ لگتے ہیں پڑھا دینا۔ اب اس گروپ کی آپ نے چھٹی کرا دینی ہے، یہ جائیں گے اپنے اس نگران کے پاس اور اپنا سبق یاد کرنا شروع کریں گے۔ دوسرے گروپ کو آپ نے بلانا ہے، اسی ترتیب سے آپ نے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے بچے کا سبق سننا ہے اور پھر ان کو آگے سبق دینا ہے۔ جو غلطی ہوگی نشاندہی کر دینی ہے، اس وقت بھی آپ نے سمجھانی ہے، نگران کو بھی آپ نے بتا دینا ہے کہ اس کی یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لیں۔ یہ گروپ آپ فارغ ہو گیا، آگے سبق دے دیا، پھر تیسرا گروپ، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا گروپ۔ تو آپ اس طریقے سے اپنی کلاس میں پڑھائیں، انشاءاللہ آپ جلد ہی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، اور ہر آنے والا فرد جو بھی ہو، انتظامیہ میں سے ہو، محتمم ہو، سیٹ آ رہا ہو، بس اوقات محلے کے جو قراء ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوں، تو اگر وہ آپ کی اس کلاس کی ترتیب دیکھیں گے، یقیناً وہ آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے یہ ترتیب کس طریقے سے بنائی ہے، اور 2 سے 3 مہینے میں شروع میں آپ کو دقت اٹھانا پڑے گی۔ اور لازمی بات ہے، ایک بندہ جب ایک کام کو شروع کرتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، تجربہ پھر مانگتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کلاس معیاری کلاسوں میں شامل ہو جائے گی۔ پھر آپ کو نہ یہ شکوہ ہوگا کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، بیٹھ کر ہم پڑھا دیتے ہیں، نہ آپ کو یہ شکوہ ہوگا کہ میری کلاس کمزور آ رہی ہے، اچھا پھر آپ کو اس میں یہ بھی شکوہ نہیں ہوگا کہ میری کلاس کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، 70 بچہ بھی ہو، 80 بچے بھی ہوں، تو آپ کا ان کے لیے پڑھانا آسان ہوگا، چونکہ آپ کے پاس نگران ہوں گے۔ اچھا اس میں ایک یہ بات بھی ہے نا، مثال کے طور پر آپ کسی دن بیمار ہو گئے، بیماری ایسی ہے کہ جس میں 2-3 دن، ہفتہ، 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو پھر یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ میری کلاس کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے سبق آگے نہیں چلے گا، نہ منتظمین کو یہ پریشانی ہوگی، چونکہ آپ کے نگران ہوں گے۔ ان پر آپ کسی دوسرے استاذ کو اگر بٹھا دیں، یا یہ کہ جو بڑا لڑکا ہے آپ ان کو ان کا مانیٹر بنا دیں، اور اسی ترتیب سے آپ اپنی کلاس کو سمجھا دیں، اور یہ جو ہے آپ کا کلاس کی جو ہے ترتیب چلتی رہے گی، سبق بھی ان کا انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔